बायोमोलिक्यूल्स मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत इसको पढ़ा है। मैंने पहले आपको कहा था, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसलिए आपको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत आए, क्योंकि हल्का सा दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका टच है। लेकिन हम इसको ढंग से कर पाएंगे, 2 या 3 दिन में इसे कर लेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। अभी मैंने कुछ डायग्राम्स कर रखे हैं इसके लिए तैयार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जैसे आपको एक सेल दिख रही है, और मतलब प्लांट सेल ले लीजिए आप एग्जाम्पल के रूप में, या एनिमल सेल ले लीजिए। आपको बहुत सारे उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स दिखते हैं। मैंने ये डायग्राम्स खुद बनाए हैं, आप भी बनाने का प्रयास करें इस तरह के डायग्राम। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। एक तरीके से प्लांट सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जिसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, प्रत्येक ऑर्गेनेल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखिए किसी भी ऑर्गेनेल को लें हम, जैसा कि हम क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई भी ऑर्गेनेल हो, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, ईआर ले लीजिए, या कुछ भी ले लें आप। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है उसको, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर में आपको पता है मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। बाकी आप सेल के अंदर जहां भी देखेंगे आपको हो सकता है कुछ प्रोटीनस मॉलिक्यूल मिल जाए, हो सकता है कुछ कोई जो है वो दूसरा जो बायोमोलिक्यूल है वो मिल जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन पे जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ग्लूकोज मिल सकता है, अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मिल सकते हैं। तो देखिए अगर जैसे अगर आप केवल इसी को लें, न्यूक्लियस को अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लें, तो न्यूक्लियस में क्या है, आपको डीएनए दिखाई दे रहा है, आरएनए भी हो सकता है, वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस भी हैं, शुगर भी हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हैं। तो एक तरीके से आप ये देखेंगे कि इस सेल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो बड़ा डाइवर्स है। अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है सिस्टम कि किसी भी अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनालाइज करने का प्रयास करोगे कि उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम एक काफी एक वाइड एरिया में पहुंच जाते हैं। इन्होंने आपकी बुक के अंदर जैसे बताया हुआ है सबसे पहले कि अगर आप एनालाइज करना चाहो केमिकली किसी भी टिश्यू को, तो उसको हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं। एक एसिड उन्होंने बताया हुआ, उस एसिड के अंदर उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको छान लेते हैं। तो छान लेने के बाद देखिए, जैसा कि आपकी बुक में बताया हुआ है कि एक तरीके से एक हिस्सा तो वो जो छन के बीकर के अंदर आ जाएगा, दूसरा हिस्सा वो जो ऊपर फिल्टर पे बच जाता है, ठीक है। तो दो हिस्से हो जाते हैं, तो इसको एसिड सोल्यूबल पार्ट बोलते हैं, इसको एसिड नॉन सोल्यूबल पार्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से दो पार्ट बनते हैं। अब एसिड सोल्यूबल, एसिड नॉन सोल्यूबल, इनको दोनों को हम एनालाइज करते हैं। ये काफी हायर क्लास का टॉपिक है। आगे जब हम एनालाइज करते हैं, आप केमिस्ट्री में जैसे पढ़ोगे कि आप रिएक्टिव ग्रुप्स देख रहे हैं, कुछ इस तरह की चीजें, तो वहां पर कुछ एल्डिहाइड आपको मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें जो हम इसको एनालाइज करते हैं, ये देखिए ये तो फर्दर प्रोसेस है, आपकी हायर क्लासेस का टॉपिक है, लेकिन केवल आपकी किताब में दिया हुआ है कि किस तरीके से हम उनको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अगर हम एसिड सोल्यूबल पार्ट को देखेंगे तो उसमें हजारों जो है मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एसिड नॉन सोल्यूबल्स को देखेंगे तो उसमें भी कई तरीके के पार्ट्स मिलते हैं। तो ज्यादातर जो आपके बुक के अंदर जो दिए हुए हैं वो एसिड नॉन सोल्यूबल पार्ट्स में से दिए हुए हैं। तो उनमें अगर आप सेल के अंदर क्या क्या मिलता है, अगर उसको आप मोटे तौर पर डिवाइड करें कि उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, तो देखिए मैं आपके सामने अभी ड्रॉ करता हूं। आप उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है।
और दूसरे आप कह सकते हो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को अभी हम समझेंगे। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम पूरी सेल्स को पीस करके या उसको मोटार पेसल में हम उसे कर करके तैयार करते हैं और उसका जब एनालिसिस करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। तो मतलब जब आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आप बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को पहचान पाएंगे। तो उसमें आप देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उसके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जैसे आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, रेस्पिरेशन पढ़ के आए हो, तो वहां पे आपको ग्लूकोज है। जैसे अगर आप बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और पायरुविक एसिड है। अगर ये हैं तो ये इसका मतलब प्लांट के मेटाबॉलिज्म में या उस टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं। तो वो जो उसके मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं उनको तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एक मेटाबोलाइट्स आपको ऐसे भी मिलते हैं जो प्लांट के अंदर कहीं उसके काम नहीं आते हैं, कहीं काम नहीं आते हैं, जो कि उसके जनरल जो मेटाबॉलिज्म है, जनरल उसकी जो एक तरीके से कहिए कि जो क्रियाएं चलती हैं प्लांट के अंदर, उनके अंदर वो कहीं काम नहीं आते हैं। और लेकिन वो हमारे लिए बड़े काम आते हैं। वो सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कुनेन के पौधे का आपने सुना होगा कि कुनेन का पौधा होता है सिनकोना, ठीक है, उससे कुनेन मिलती है। वो जो कुनेन है उस खुद प्लांट के लिए कहीं काम नहीं आती है, कहीं भी काम नहीं आती है उस प्लांट के लिए, लेकिन वो हमारे लिए काम आती है। ठीक है, तो ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे जैसे बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वो उनके खुद के काम नहीं आती हैं लेकिन ह्यूमन वेलफेयर में काम आते हैं, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। चलिए, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपकी किताब में दी हुई हैं, उसको अभी हम देखते हैं। एक बार आप इतना ध्यान करिए कि जब भी हम सेल को हम देखना चाहें कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या कुछ है, तो उसको हम क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर जो है वो उसको सोल्यूबल करते हैं और फिर उसको छानते हैं। तो एसिड सोल्यूबल और एसिड नॉन सोल्यूबल दो तरीके के पोर्शन बनते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं। तो हमें ये बहुत सारे मेटाबोलाइट्स आपको दिखाई देते हैं। अभी मैं आपकी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है अभी उसको देखते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर आपका खुल रहा है। सबसे पहले यही बताया हुआ है कि हम उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दिया हुआ है, वही बताया हुआ है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और चीज क्लोथ से उसे छानते हैं। इसके बाद कुछ एक चीज और भी बताई हुई है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालिसिस करना चाहें, जब जिसके अंदर कार्बन होता है ज्यादातर, तो उन कंपाउंड्स के लिए तो ये मेथड है। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करना चाहें, सीधा हम एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको ड्राई ऐश को एनालाइज करते हैं, उसको बिल्कुल सुखा करके। वो तरीका भी यहाँ इसमें बताया हुआ है। तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है वही यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई हैं। अब कुछ एक जो मैं मेटाबोलाइट्स के बारे में बात कर रहा था, वो मैं बता देता हूँ आपकी बुक में जो दिया हुआ है। ये देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो वही हैं जो प्लांट के सामान्य क्रियाओं में या एनिमल के सामान्य क्रियाओं में काम आते हैं। पायरुविक एसिड है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब अगर हमें उसमें मिले तो ये सारे के सारे जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एक एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स क्या है?
सिर्फ पौधे को कलर प्रदान करने के काम आते हैं। एल्केलॉइड्स है, मॉर्फिन, कोडीन है, टर्पिनोइड्स है, एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे लेमन ग्रास ऑयल है, या आप देखते हैं इलायची है, इलायची के अंदर एक पिक्यूलियर स्मेल आती है, तो उसके अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है, उस वजह से वो स्मेल आती है। और वैसे वो उस प्लांट के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी है। कुछ टॉक्सिन्स हैं, लैक्टिन्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं। इसके अलावा जैसे रबर हमें मिलता है, रबर जो है वो पौधे के लिए वैसे काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए काम का है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब बात हम जहाँ पर थे वहीं पे आते हैं वापस, कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे आपको दिख सकते हैं, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपको पता है उनका अलग अलग रोल होता है सेल के अंदर। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि वो किस तरीके से उनकी स्ट्रक्चर है। कुछ एक मेजर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा बायोलॉजिकल कंसर्न आ गया, और इसको ज़्यादा डिटेल से जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हम जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो वो माने हुए हैं जिनका 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। लेकिन 1000 डाल्टन से अधिक मोलिकुलर वेट वाले हैं, उनको मैक्रो मॉलिक्यूल माना गया है। अभी इसमें बताया हुआ है, देखिए ये रहा, ये लिखा हुआ है। This is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 Daltons approximately. The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds. जो insoluble fraction की हम बात कर रहे थे, जो पैलेट में बच गया था, जो छना नहीं, उसमें देखिए प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स हैं। इन्हीं के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स, इन्हीं के बारे में ज़्यादा डिटेल आपकी बुक के अंदर दी हुई है। तो इनके अंदर एक एक्सेप्शन ये है लिपिड। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ये है। ये बायोमोलिक्यूल जो है वो केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो देखिए मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन आर यूजुअली रिफर्ड एज माइक्रो मोलिक्यूल्स। मैंने वही बात आपको बताई थी कि लेस देन 1000, 1000 डाल्टन से कम मोलिकुलर वेट के हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और उनको सिंपली हम बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। और जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद कुछ चीजें इसके अंदर बताई हुई एक्सेप्शन वाली। द मॉलिक्यूल्स इन इनसॉल्युबल फ्रैक्शन with the exception of lipids are polymeric substances. Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन? इनका 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इनको जो है वो इस कैटेगरी में रखा गया है मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन के अंदर। तो लिपिड्स जो है वो स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले जो मैं आगे बताया हुआ है, देखिए जरा, स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन और इनके इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपकी बुक के अंदर मैंने जो दिया हुआ है उसको मैंने क्लियर किया है। बाकी आप थोड़ा सा, मैं जिस मेथड से चल रहा हूँ उससे चलिए। ये क्योंकि मुझे पता था कि इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने ये यहाँ से पोर्शन डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो बेसिकली हम इस आइडिया पे पहुंचे हैं कि हमें जो है मेजर कैटेगरीज हमें पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, 4 तरीके की कैटेगरी हम पढ़ेंगे। आप बिल्कुल ये मान के चलिए, सेल के अंदर आप देखते हैं तो ज्यादातर जो
सेल की स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस आप देखते हैं वो इन्हीं सब्सटेंसेस से बनी हुई है। अब अगर हम बाहर से इसको देखना शुरू करते हैं, अगर आप देखोगे सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन से ही, वो उसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसी से ही लगभग सारे इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स बने होते हैं वो फोस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी लिपिड आ गया है उसके अंदर, ठीक है, और प्रोटीन भी आ गया। इसके बाद अगर आप देखो न्यूक्लियस के बारे में, तो वहां आपको दिखाई देता है न्यूक्लिक एसिड दिखाई देता है, यानी डीएनए आरएनए मेजर कंपोनेंट आ गया। इसके अलावा प्रोटीन बहुत सारी जगह इसमें है ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे, जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये एक साथ में मैंने एनिमल सेल का भी आपके रेफरेंस के लिए डायग्राम बनाया हुआ था, इस तरीके से आप भी डायग्राम बनाने का प्रयास करें। अभी देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर बताया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनके बारे में देखते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट को हम डिस्कस करें। कार्बोहाइड्रेट क्या है, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं C6H12O6, ठीक है। कार्बन के ऐसे हाइड्रेट्स जिनका जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वाटर वाले रेशियो में ही होता है, ठीक है। यहाँ देखिए H12 है, O6 है, यहाँ H2 है, O1 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे के सारे आपको कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर काफी जगह पे काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादातर जो है वो उसमें मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं, जहाँ पर रेस्पिरेशन वगैरह होता है वहां पर ज्यादा काम आते हैं ये। तो जैसे अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, वो एक हो गया पॉलीमर हो गया, ठीक है। पॉलीमर का मतलब वहां ग्लूकोज की जो एक एक यूनिट है वो मिल करके जो एक मॉलिक्यूल बना रही हैं। ऐसे ही जैसे सेलुलोज है वो भी एक पॉलीमर हो गया। तो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपके सामने है, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की होती है, C6H12O6 है, ठीक है। और इसी की जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है मैं वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। अब ये जुड़ करके कैसे बनाते हैं जरा देखिए। अगर हम स्टार्च की बात करें, इसके पॉलीमर के बारे में देखिए, यहाँ पर आपको ये जो ग्लूकोज दिख रहे हैं, आपको ये ग्लूकोज की एक यूनिट दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है, तीसरी ये दिख रही है। इस तरीके से जो है वो ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ करके अमाइलो पेक्टिन और अमाइलोज बनाते हैं। देखिए जो स्टार्च होता है उसके अंदर दो तरीके के पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर क्या है, जहाँ एक एक सब यूनिट्स मिल करके एक पूरा एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं। जरा देखिए, ये तो है अमाइलोज। अमाइलोज में कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा यूनिट ग्लूकोज की जुड़ करके इस तरीके का बना दिया, तो ये तो है अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन में एक है, चल रही है, चेन चल रही है, उससे साइड चेन भी चल जाती है, इधर भी चल गया, तो ये एक तरीके से देखिए ब्रांच्ड पैटर्न के अंदर बनता है। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों का जो मिक्सचर है वो स्टार्च कहलाता है। और इसी तरीके से जो है वो ग्लाइकोजन की अगर बात करी जाए, देखिए स्टार्च क्या है, प्लांट किंगडम में पाया जाता है, और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल किंगडम में पाया जाता है। देखिए दोनों बेसिकली एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। जो ग्लाइकोजन है इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये एक तरीके का पॉलीमर है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं वो प्रोटीन का देखने जा रहे हैं, ठीक है।
प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का। प्रोटीन भी क्या है, एक पॉलीमर है, उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। अमीनो एसिड क्या होता है, आपकी बुक के अंदर बड़ा ढंग से समझाया हुआ है, ध्यान दें आप यहाँ पर। ये एक जो है एलेनिन जो है अमीनो एसिड है। 20 तरीके के जो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसको प्रोटीन बोलते हैं। और प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है सेल की फंक्शनिंग में भी। तो ये देखिए, ये एलेनिन है, एलेनिन दिख रहा है आपको। अच्छा, अमीनो एसिड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर देखिए अमीनो ग्रुप भी है। अमीनो ग्रुप देखिए, ये अमीनो ग्रुप है, और ये एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप। ठीक है, एक तरीके से मीथेन के तरीके का ही होता है। जरा देखिए, मीथेन होता है CH4, आप 10th में भी पढ़ गए हैं। ये हो गया C, और ये इसके 4 जो हैं वैलेंसी हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर NH2 ग्रुप लग गया, और यहाँ पर क्या लग गया, COH ग्रुप लग गया, और यहाँ पर CH3 हो गया। तो एक तरीके से ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ये चेंज हो गए हैं, तो ये एलेनिन बन गया। तो एक तरीके से ये चीज आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई मिलेगी। अब क्या होता है, जब पॉलीमराइजेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वहां पर क्या है, ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यहाँ आपकी किताब में एक चीज बताई हुई है कि ज्वेटर आयन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जब डिसोसिएट होता है, ये थोड़ा केमिस्ट्री का टॉपिक है, जब डिसोसिएट होता है तो ये चार्जेस डेवलप होते हैं, और इस आयन को हम क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन बोलते हैं। ज्वेटर आयन याद रखना, कंपटीशंस में आता है कई बार। और अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों होते हैं, इसलिए इसकी नेचर जो है वो एम्फोटेरिक नेचर होती है। ठीक है, और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोटीन बनता है, थोड़ा आप ध्यान दें यहाँ पे। देखिए, ये एक NH2CH, इसको R1 मान लिया, और COH। दूसरा अमीनो एसिड आता है NH2, इसको R2 मान लिया, और COH। ठीक है, यहां पर H2O निकलता है, OH इधर से, H इधर से, H2O निकलता है। तो उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जरा देखिए, तरीके से। तो ये जो बॉन्ड बन गया ना, इस बॉन्ड को पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। आगे इसी तरीके से जुड़ते जाएंगे दूसरे अमीनो एसिड, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। और ये जो चेन बनती है अमीनो एसिड्स की, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया हुआ भी है, देखिए। ये अमीनो एसिड्स हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें एक तरफ आपको पता है कार्बोनिल एंड रह जाएगा, COH रह जाएगा, दूसरी तरफ अमीनो एसिड वाला जो अमीनो ग्रुप रह जाएगा। तो इसलिए इसको C एंड भी बोल देते हैं, इसको N एंड भी बोल देते हैं। तो ये तो होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल लीनियर है, एक दूसरे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब क्या होता है आपको पता है, जब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब आते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उस वजह से कई बार ये बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह की स्ट्रक्चर भी बना लेती है, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर यही स्ट्रक्चर थोड़ी सी जटिल हो जाए,
तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर एक साथ मिल जाएं तो उसको हम क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये सब आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसको, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अलग तरीके का है, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए जरा, हमने सेल कंस्टिट्यूएंट्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पढ़ रहे हैं मेनली। तो उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। अभी हम कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमने मोनोमर के रूप में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पढ़ा है, ठीक है। और पॉलीमर के रूप में हम देख सकते हैं सेल्यूलोज है और स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, ये इसके पॉलीमर्स हैं, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर जो है हमने मोनोमर के रूप में जो इसकी सब यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है हमने अमीनो एसिड के रूप में। और जब अमीनो एसिड जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उसको प्रोटीन बोलते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कोई दूसरी तरीके की स्ट्रक्चर धारण कर लेती है तो उसे जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उसके बाद अगर उसमें थोड़ी और जटिलता आ जाए तो उसको हम टर्सरी बोलते हैं। और जब कई सारी सब यूनिट्स इकट्ठी हो जाएं तो उसको हम क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो प्रोटीन में टर्सरी क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनने के बाद ये एंजाइम्स बनते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये जानने वाली है, एक तो होता है होमोपॉलीमर, यानी अगर पॉलीमर की सभी सब यूनिट्स एक जैसी हो तो वो होमोपॉलीमर है। और अगर यूनिट्स अलग अलग तरीके की हो तो वो हेटेरोपॉलीमर है। तो अगर आप सेलुलोज की बात करें तो उसमें क्या है, सिर्फ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज रिपीट हो रहा है। या आप स्टार्च की बात करें उसमें भी ग्लूकोज रिपीट हो रहा है, तो वो होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। और हेटेरोपॉलीमर में क्या है, जैसे अगर कोई प्रोटीन है, ज्यादातर प्रोटीन जो है वो सारे हेटेरोपॉलीमर ही होते हैं। तो उसमें क्या है, एलेनिन आ गया, एलेनिन के बाद ग्लाइसिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, प्रोलीन आ गया, वेलिन आ गया, तो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स आते हैं। तो उसे हम हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। अभी हम इतना ही देखेंगे, ज्यादा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बताइए, इतने में कहीं किसी को कोई दिक्कत? बलविंदर, नो सर। इतना समझ में आ गया? सर एसपी का हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा था बेटा पहले चैप्टर को? मुस्कान बेटा, नरसी, ज्योति बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने पहले पढ़ा था ना ज्योति इसको? अच्छा हाँ सर। ठीक है। योगेश, नो सर। आपने पढ़ा है पहले चैप्टर को इसको? देखिए बेटा, चैप्टर है ना ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि दूसरे कंसर्न आगे मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आपको और भी क्लियर कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा इसको, आज एक तरीके से प्राइमरी आइडिया आपके पास आ गया है। आपने मतलब ये जान लिया है एसिड सोल्यूबल, एसिड इनसोल्यूबल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम मेजरली पढ़ रहे हैं, हम चार जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे उसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को आज एक तरीके से डील कर लिया है। तो कल यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वो पूछ लेना, इसको एक बार क्लियरली पढ़ लेना प्रोटीन तक, ठीक है। अब आप एक एक करके मीटिंग को आप लीव कर सकते हैं। तो